आज हम डॉक्टर्स ओपिनियन पढ़ेंगे और इंग्लिश के बिग बुक में रोमन में पेज 26 है। डबल एक्स वी आई। 30। 26 डबल एक्स वी आई। हाँ ठीक है सर, ठीक है, डॉक्टर्स ओके, ओपिनियन। परफेक्ट परफेक्ट। 26 पैरा नंबर कौन सा? पैराग्राफ सेकंड, थर्ड? सेकेंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ, ओके। ऑन द अदर हैंड से शुरू करेंगे। नहीं नहीं, 26 मैन पे हैव है। राइट। फ्रॉदी इमोशनल अपील। ठीक है सर, ठीक है, ओके। ओके सर, प्लीज गो हेड सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम विमल है। आवाज आ रही है ना राजेश भाई? हाँ सर, लाउड एंड क्लियर सर। ओके। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम विमल है। और जैसा कि हम जानते हैं, हम आजकल डॉक्टर्स ओपिनियन, डॉक्टर की राय पढ़ रहे हैं। और कल हमने शुरू किया था कि डॉक्टर सिल्कवर्थ अपने शब्दों में शराबी और अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बारे में क्या बता रहे हैं। एक आधार बनाना शुरू किया उन्होंने हमारी फेलोशिप और सबसे बड़ी बात शराबी के बारे में अपने एक्सपीरियंस और अपना विचार बताने के लिए। तो सबसे पहली बात उन्होंने जो कही वो ये कही कि काफी लंबे समय से हम ये मानते चले आ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि शराबियों के लिए किसी भी रूप में नैतिक मनोविज्ञान बहुत जरूरी है, मॉरल साइकोलॉजी बहुत जरूरी है। अगर शराबी को रिकवरी के रास्ते पे चलना है तो किसी भी रूप में मॉरल साइकोलॉजी बहुत जरूरी है। लेकिन साथ ही उसने ये भी जोड़ दिया, लेकिन शराबियों पे इस चीज को अप्लाई करने में ऐसी समस्या आती हैं जो हमारी समझ से भी बाहर है। और वो जो हमने बात की थी कि शराबी दीवार बना लेता चारों तरफ, तो किसी को भी उस तक पहुंचने में बहुत दिक्कत आती है। और वही चीज यहाँ पे वो कह रहा है। और ये भी उसने बता दिया कि साइंस कितनी मर्जी तरक्की कर ले, लेकिन मॉरल साइकोलॉजी शराबी में डालना वो साइंस के बूते की बात नहीं है। फिर उसने बिल डब्ल्यू का थोड़ा सा बताया कि कैसे बिल डब्ल्यू उनके पास इलाज के लिए आया था और फिर वहां पे उनसे कुछ विचार आए और उसने आगे वो संदेश पहुंचाना शुरू किया। और उसने फिर इस चीज की तारीफ भी की कि किस तरह से बिना किसी लाभ की मंशा के, या जो उनका एक आपस में भाईचारा है, आपस में मिलजुल के रहने की बात है, वो कितना प्रेरणादायक है। और फिर उसने जोर दिया कि किसी भी शराबी को अगर साइकोलॉजिकल मैयर, कोई मनोवैज्ञानिक उपाय करने हैं, उस पे आजमाने हैं, तो पहले उसका दिमाग साफ करना चाहिए और उसके लिए अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी है। दिमाग में जो धुंध पड़ी होती है उसको हटाना पहले जरूरी। और जो लास्ट पैराग्राफ हमने कल पढ़ा था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बातें उसने कही, सिल्कवर्थ ने। सबसे पहले उसने कहा कि हमारा ये मानना है कि ये जो पुराने शराबी हैं, इन पे जो शराब की प्रतिक्रिया होती है वो एक एलर्जी की वजह से होती है। और वो एलर्जी से क्या होता है, फिनोमेना ऑफ क्रेविंग शुरू हो जाती है, यानी कि वो शारीरिक भूख की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और वो इन शराबियों तक ही सीमित है, वो आम पीने वालों में नहीं होती। वो मेरे जैसे शराबी तक ही सीमित है। आम शराबी में वो शारीरिक भूख की जो प्रक्रिया है, जो फिनोमेनन ऑफ क्रेविंग है, वो नहीं होती। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगली लाइन में उसने कही कि दीज एलर्जिक टाइप्स कैन नेवर सेफली यूज अल्कोहल इन एनी फॉर्म एट ऑल। कि मेरे जैसा शराबी किसी भी रूप में कभी भी अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकता, किसी भी रूप में। और कभी भी बिल्कुल नहीं कर सकता, ये तीन शब्द मुझे गांठ बांध लेंगे। कभी भी, बिल्कुल भी, सुरक्षित रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं जब भी किसी भी रूप में अल्कोहल का सेवन करूंगा, मुझे नुकसान होगा ही, मुझे हानि होगी। चाहे वो तुरंत हो, इमीडिएटली हो, चाहे वो आगे जाके। और फिर उसने कहा कि एक बार जब ये हैबिट पड़ जाती है और फिर पता चलता है कि ये अब छूट नहीं रही, आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, इंसानी
चीजों पे भरोसा खत्म हो जाता है, तो समस्याओं का अंबार लग जाता है, पहाड़ खड़ा हो जाता है, और फिर वो हल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज उन्हें कुल मिला के मैंने कल का समराइज किया। अब आगे चलते हैं। फ्रॉदी इमोशनल अपील सेल्डम सफाइसेस। यहाँ पे फ्रॉदी का मतलब होता है, फ्रॉद होता है झाग, फ्रॉदी मतलब झागदार। अब यहाँ किस कंटेस्ट में यूज कर रहा है कि ऊपरी, या वो हवाई बातें जो होती हैं या ऊपरी बातें जो होती हैं, जो घर वाले इमोशनली ब्लैकमेल भी करते हैं या बड़ी रोते धोते हैं। हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है, बीवी हाथ जोड़ रही है, बंद कर दो बंद कर दो, देख रहे हो घर का सत्यानाश हो रहा है, या धमका रही है अब भी तो मैं घर छोड़ के चली जाऊं, या बच्चों का वास्ता दे रही है, अपनी कसम दे रही है, ये बच्चों को ही देख लो, माँ हाथ जोड़ रही है, छोड़ दे भाई, और किसी पे तरस नहीं आता तो अपने पे ही तरस खा ले, बाप कह रहा है, भाई कह रहा है, भाई मर जाएगा पी पी के, मत पी इतनी। लेकिन ये सब इमोशनल अपील्स हैं, भावनात्मक जो है वो कह सकते हैं कि अपील्स हैं, इनमें भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और मेरे जैसे शराबी की भावनाएं तो बहुत पहले मर चुकी होती थी, मुझे तो किसी पे भावना का असर ही नहीं होता। मैं तो अपनी दुनिया में रहता हूँ, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, किसी को क्या हो रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे अब इमोशनल अपील का क्या फर्क पड़े। तो वो कह रहा है इमोशनल अपील सेल्डम सफाइसेस, यानी बहुत कम ऐसा होता है कि इमोशनल अपील से काम चल जाए। सफाइसेस का मतलब है कि काफी, बहुत कम होता है कि इमोशनल अपील काफी हो, पर्याप्त हो। ऐसा होता नहीं मेरे जैसे शराबी के साथ। जितना मर्जी कोई हाथ जोड़ ले, कोई वास्ता दे ले, भगवान की कसम दे ले, पैर पड़ जाती, बीवी पैर पड़ जाती है, पैर पड़ती हूँ अब तो छोड़ दो, तेरी माँ मेरे आगे हाथ जोड़ती थी, तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दे बंद कर दे, लेकिन कोई असर नहीं होता। तो अब क्या कहता है वो, द मैसेज विच कैन इंटरेस्ट एंड होल्ड दीज अल्कोहलिक पीपल मस्ट हैव डेप्थ एंड वेट। मेरे ऐसे शराबी को अगर रोकना है तो मुझे जो मैसेज मिलना चाहिए उसमें गहराई भी होनी चाहिए और वजन भी होना चाहिए। अब यहाँ गहराई और वजन का क्या मतलब, जैसे उसने कहा फ्रॉदी इमोशनल, तो मुंह जबानी हाथ जोड़ते रहो, पैर पड़ते रहो, जो मर्जी करते रहो, उससे कोई फर्क नहीं। मुझे तो वो बात सुननी है, वो उस बात का असर पड़ता है जिसमें गहराई हो, वजन हो, क्योंकि मेरे प्रॉब्लम मेरे अंदर है। गहराई तक मैं शराब में डूब चुका हूँ, और मैं छोड़ता कब था, जब मेरे पे कोई दबाव पड़ता था, कोई वजन पड़ता था, तो मैं थोड़े दिन के लिए छोड़ देता। तो बीवी ने धमकी दे दी या कुछ कांड करके आ गया तो डर के मारे छोड़ दी, या डॉक्टर ने कह दिया, तो वो प्रेशर, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। और मुझे समझ आती है गहरी बात, ऊपरी बातों का कोई असर नहीं होता। गहरी बातें समझ में आती हैं, और गहरी बातें भी वो जो मुझे अंदर तक हिला दे। तो शराबी के लिए वो कह रहा है कि डेप्थ और वेट होना चाहिए, जो अंदर तक मुझे झंझोड़ दे। क्यों, जब मैं एक कमरे में आता हूँ, जब आप लोग अपनी स्टोरी शेयर करते हो और आइडेंटिफिकेशन मिलती है, तो क्या असर होता है, मैं अंदर तक हिल जाता हूँ। और जो आप बताते हो उसमें वजन होता है कि वाकई में यार ये है, ये फैक्ट है, ये मेरे साथ हो रहा है। तो पहले कभी कोई नहीं बताता है, ना किसी ने बताया, वो चीज दिमाग में घुसती है। और हाथ जोड़ते रहो, पैर पड़ते रहो, या साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ, वो तो काउंसलिंग करेगा, बताएगा। मेरी माँ मुझे कहती थी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ा कर, उससे दिमाग शांत रहता है, ध्यान नहीं जाता गलत बातों की तरफ। ये किताबें कहाँ से पढूं, मैं भगवान की तरफ ध्यान लगाया कर, भगवान को तो मैं कब से छोड़ चुका था।
तो जो चीज मुझे अपील करेगी उसमें गहराई और वजन होना चाहिए, जो मुझे अंदर तक झंझोड़ दे, हिला दे, तब मैं सोचने पे मजबूर होता हूँ कि वाकई सामने वाला जो कह रहा है कुछ दम है उसमें। तो बाद में दम होना चाहिए। In nearly all cases, their ideals must be grounded in a power greater than themselves. ये देखो, डॉक्टर कह रहा है, in nearly all cases, their ideals must be grounded in a power greater than themselves if they are to recreate their lives. तो अगर शराबी को अपनी जिंदगी दोबारा बनानी है, तो जो सिद्धांत हैं, जो आदर्श हैं, उनका आधार अपने से बड़ी शक्ति होना चाहिए। सीधा सीधा सेकंड स्टेप पे आ गए कि मुझे अगर अपनी जिंदगी दोबारा बनानी है, जो मैं बर्बाद कर चुका हूँ, जो मैं इमारत गिरा चुका हूँ, उसे दोबारा खड़ा करना है, तो मेरे जो सिद्धांत हैं या जो भी आदर्श मैं अपनाऊं, जो उसने पीछे भी बात की, आइडियल्स की बात उसने पीछे भी की, तो वो पावर ग्रेटर देन देमसेल्व्स, अपने से बड़ी शक्ति में आधार होना चाहिए, उस पे टिके होने चाहिए। यानी उस पे भरोसा करके उसके आधार पर जो भी आगे मैं आदर्श अपनाऊंगा, जो भी सिद्धांत या अपनी जिंदगी को जिस तरीके से भी चलाऊंगा, अगर दोबारा जिंदगी खड़ी करनी है, तो इन नियरली ऑल केसेस, लगभग सभी केसेस, लगभग हर शराबी के मामले, अगर जिंदगी दोबारा खड़ी करनी है, तो अपने से बड़ी शक्ति पे को आधार बनाना पड़ेगा। If any feel that as psychiatrists directing a hospital for alcoholics we appear somewhat sentimental, let them stand with us a while on the firing line. See the tragedies, the despairing wives, the little children. Let the solving of these problems become a part of their daily work and even of their sleeping moments. And the most cynical will not wonder that we have accepted and encouraged this movement. अब बाहर वाला जो देखेगा, यार इतना बड़ा साइकेट्रिस्ट है या इतना बड़ा डॉक्टर है, डॉक्टर सिलवर्थ की ही बात ले ले, तो लोग जब देखें कि ये शराबियों का इलाज कर रहा है इतने सालों से, और आज ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस को सपोर्ट कर रहा है कि वहां जाओ, वहां पे आपका इलाज होगा, 4 दिन अपने पास रखता है, उसके बाद अल्कोहलिक्स अनोनिमस में भेज देता है, तो जाहिर सी बात है कि लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे, निंदा भी करेंगे, और हैरान भी होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यही चीज वो कह रहा है कि अगर किसी को लगता है कि शराबियों के अस्पताल में काम करने वाला साइकेट्रिस्ट वो इतना सेंटिमेंटल है, तो डॉक्टर सेंटिमेंट से काम नहीं करता ना, डॉक्टर तो अपना जो साइंस कहती है, जो उसके इलाज है, उस हिसाब से काम करता है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि हम साइकेट्रिस्ट होने के बावजूद इतने सेंटिमेंटल, इतने भावुक हो रहे हैं, तो भाई हमारे साथ आके एक बार खड़े होके देखो क्या ट्रेजिडीज आ रही हैं शराबियों पे, कितनी त्रासदियां, कितने दुख आ रहे हैं, कितनी बर्बादियां हो रही हैं, निराश हताश बीवियां देखो, छोटे छोटे बच्चे देखो, देखो उनका क्या हालत हो रही है, शराबी के घर की क्या हालत हो रही है, आके देखो साथ खड़े हो, और सिर्फ देखो मत, लेट द सॉल्विंग ऑफ दिस प्रॉब्लम्स बिकम अ पार्ट ऑफ देयर डेली वर्क। हम यही में क्या करते हैं, इन समस्याओं को अपने रोजमर्रा के काम का हिस्सा बनाओ, काम करो शराबियों के साथ या उनके परिवारों के साथ, रोजमर्रा के काम का हिस्सा बनाओ, एंड इवन देयर स्लीपिंग मोमेंट, नींद में भी उनके बारे में सोचो, तब पता चलेगा। निंदा करना तो बड़ा आसान है, क्रिटिसाइज करना तो बड़ा आसान है, एक बार अंदर घुस के तो देखो, फिर पता चलेगा। एंड द मोस्ट सिनिकल विल नॉट वंडर दैट वी हैव एक्सेप्टेड एंड एनकरेज्ड इन दिस मोमेंट। मोस्ट सिनिकल, सिनिकल होता है निंदा करने वाला या शंका संदेह करने वाला, मोस्ट सिनिकल
यानी जिसको हर टाइम निंदा ही करनी है या शंका भी करनी है, वो भी फिर हैरान नहीं होगा कि हम इस आंदोलन का समर्थन क्यों कर रहे हैं और इसे प्रोत्साहित क्यों कर रहे हैं। जरा एक बार हमारे साथ आके खड़े होके देखो, थोड़ा काम करके देखो, फिर पता चलेगा। फिर सब भूल जाओगे, निंदा, संदेह, सब भूल जाओगे, और फिर वाकई में मान जाओगे हाँ, इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को प्रोत्साहित करने की जरूरत है और इसको स्वीकार करने की जरूरत। We feel after many years of experience that we have found nothing which has contributed more to the rehabilitation of these men than the altruistic movement now growing up among them. अब इतने साल डॉक्टर सिल्कवर्थ ने काम किया, हालांकि वो यहाँ पे वी लिख रहा है, तो वो डॉक्टर फ्रेटर्निटी की ओर से लिख रहा है, लेकिन उसका खुद का इतना अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने इतने साल का अनुभव होने के बाद हमने ये देखा है कि शराबी को की मदद करने के लिए या शराबी के पुनर्वास में, रिहेबिलिटेशन में योगदान देने के लिए इससे ज्यादा किसी और चीज से फायदा नहीं है। इस चीज से ज्यादा योगदान नहीं मिला है शराबी के पुनर्वास में देन द अल्ट्रुइस्टिक मूवमेंट नाउ ग्रोइंग अप अमंग देम। अब इनके बीच में जो एक परोपकारी आंदोलन, एक परोपकार करने का जो आंदोलन चल रहा है, बढ़ रहा है, उससे ज्यादा शराबियों के लिए मददगार और कुछ साबित नहीं हुआ है। उससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन और किसी चीज से नहीं। यानी सबने कोशिश कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब जो ये एक दूसरे की मदद करने का ये जो परोपकारी आंदोलन चल रहा है, उससे ज्यादा योगदान किसी चीज ने नहीं किया है आज तक। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है। Men and women drink essentially because they like the effect produced by alcohol. भाई आदमी और औरत शराब क्यों पीते हैं? उसका प्रभाव अच्छा लगता है, जो असर होता है उसका अच्छा लगता है। मैंने आधी बियर से शुरू की थी, तो आधी बियर में इतना मजा आया था, फिर एक बियर तो मजा आ रहा था, तो असर हो रहा था, दूसरे लोक में, दूसरी दुनिया में पहुंच रहा था। यहाँ बड़े हवा में उड़ रहा था, बड़े अच्छे अच्छे ख्याल आ रहे थे, वो असर अच्छा लग रहा था, टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा था, टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन जो असर हो रहा था वो अच्छा लग रहा था। तो एसेंशियली मतलब ज्यादातर जरूरी इसीलिए पीते हैं कि उसका असर अच्छा लगता है। द सेंसेशन इज सो एल्यूसिव that while they admit it is injurious, they cannot after a time differentiate the true from the false. तो शराब का असर होता है, जो सनसनी शरीर में पैदा होती है, वो इतनी भ्रमित करने वाली होती है। और हम सब अपना अपना एक्सपीरियंस देखें तो वाकई में वो दूसरी दुनिया में ले जाती है ना, जैसे मैंने पहले। तो आफ्टर अ वाइल दे कैन नॉट डिफरेंशिएट ट्रू फ्रॉम फॉल्स। असली और नकली, सच और झूठ का फर्क ही मिट जाता है। ऐसे भ्रमित करता ही है वो शराब कि सच और झूठ, असली नकली सब फर्क जो है वो मिट जाता है कुछ समय के बाद में। जैसे जैसे मेरी शराब बढ़ती गई, तो मुझे वो, जैसे उसने पीछे कहा था, फुल फ्लाइट फ्रॉम रियलिटी, असलियत से कोसों दूर, हवा में उड़ रहे हैं, पता ही नहीं कि आसपास क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, दफ्तर में क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। और अगली लाइन में यही कंफर्म कर रहा है, टू देम देयर अल्कोहलिक लाइफ सीम्स द ओनली नॉर्मल। भाई जिंदगी तो यही है, नॉर्मल जिंदगी यही है भाई, पियो और जियो। इतना भ्रमित कर देती है वो शराब कि यही नॉर्मल जिंदगी लगती है। मुझे अपना याद है, जब मैं पीक अल्कोहलिज्म में था या जब पीता भी था, मुझे, जब मैं देखता था लोग कोई टिफिन उठा के सुबह सुबह ऑफिस जा रहा है, कोई बच्चों को छोड़ने जा, कल भी बात हो रही थी, कोई बच्चों को छोड़ने जा रहा है या कोई दूध लेने जा रहा है, तो मैं बड़ी हीन भावना से देख, मतलब बड़ा हीनता से देखता था, लगता है बड़े तुच्छ लोग हैं, इनको जिंदगी जीनी नहीं आती। हाँ, सुबह सुबह डब्बा उठा के ट्रेनों में, बसों में धक्के खाते हुए जा रहे हैं ऑफिस। जब मैं खुद डब्बा उठा के ऑफिस जाता था, मुझे बड़ी हीन भावना आती थी।
यार मैं भी इन तुच्छ लोगों में की श्रेणी में शामिल हो गया। इनको जिंदगी जीनी नहीं आती। मुझे वो फर्क ही खत्म हो गया था कि सामान्य जिंदगी यही है, नॉर्मल जिंदगी यही है कि सुबह उठ के तैयार होके अपने काम पे जाना है, या घर के जो काम है बच्चों को दे छोड़ना है, या घर की साफ सफाई करनी है, या कुछ भी करना है, सुबह अपने कार्यक्रम करना है। ये मैं तो सुबह उठते ही शराब पीनी होती, मेरे लिए वो नॉर्मल था। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं उनको बड़ी देखता था कि बड़े तुच्छ लोग हैं यार, इनको जिंदगी जीनी नहीं आती। मेरे लिए वही नॉर्मल जिंदगी थी कि सुबह उठते ही मुझे पहले एक क्वार्टर चाहिए, उसके बाद मेरा दिन शुरू होगा। तब होता क्या है, दे आर रेस्टलेस, इरिटेबल एंड डिसकंटेंट। बेचैनी, चिड़चिड़ापन, असंतुष्टि रहती है हमेशा अंदर, हमेशा अंदर वही रहती। जब भी शराब मेरे अंदर नहीं होती तो ये तीन चीजें मेरे अंदर होती: रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट। बेचैनी, चिड़चिड़ापन और असंतुष्टि। तसल्ली नहीं है, बेचैनी हो रही है, लड़ रहा हूँ सबसे, गुस्सा कर रहा हूँ। और वो कब तक रहती है? unless they can again experience the sense of peace and comfort which comes at once by taking a few drinks. वो तब तक रहती है जब तक शराब मेरे अंदर नहीं जाती। जैसे ही शराब मेरे अंदर जाती है तो वो सेंस ऑफ पीस एंड कंफर्ट तुरंत आ जाती है। दो बैग अंदर जाने दे, फिर आनंद है, फिर आनंद है, ईज एंड कंफर्ट, आराम भी है और तसल्ली भी है। उसके बाद सब ठीक है, ना कोई इरिटेशन है, ना कोई रेस्टलेसनेस है, ना कोई डिसकंटेंटमेंट। फिर संतुष्टि भी है, बेचैनी भी खत्म, और चिड़चिड़ापन तो फिर तो मेरा व्यवहार ही बदल जाता है ना, फिर तो मैं बड़ा खुश नजर आता हूँ। तो दो पैग अंदर जाते ही वो सारी चीजें खत्म हो जाती। एंड ड्रिंक्स विच दे सी अदर्स टेकिंग विद इम्प्यूनिटी। दूसरों को देखता हूँ ना मैं, मजे से पी रहे हैं, बिना किसी नुकसान के, बिना कोई हानि के, मजे से पी रहे हैं। तो उनके देखा देखी मुझे भी लगता है मैं भी पीऊं। मैंने क्या कसूर किया भाई, मैंने क्या जुर्म कर दिया? तो दूसरों को देखता हूँ फिर मैं भी कहता हूँ, और जैसे ही पीता हूँ दूसरे लोग में आनंद ही आनंद है उसके बाद में तो। उसके बाद में तो वो ब्लिस वाली बात करते हैं ना, परमानंद। फिर दुनिया जाए बाहर में, मुझे क्या पड़ी। लेकिन होता क्या है, आफ्टर दे succumbed to the desire again, as so many do, and the phenomenon of craving develops, they pass through the well-known stages of spree, emerging remorseful with a firm resolution not to drink again। तो हमेशा की तरह फिर वो इच्छा के आगे मैं झुक जाता हूँ, इच्छा से दब जाता हूँ, हार जाता हूँ, as so many do, बहुत लोगों के साथ, मेरे ऐसे बहुत शराबी भाइयों के साथ ऐसे ही होता है। तो वो इच्छा से के आगे हार जाता हूँ, फिर मैं उठा लेता हूँ शराब, तो वो फिनोमेनन ऑफ क्रेविंग शुरू हो जाता, ट्रिगर हो जाता। वो जो शारीरिक भूख, शारीरिक लालसा जो है, वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और उसके बाद में फिर वही जो हमेशा होता है, वेल नोन स्टेजेस। स्टेजेस होती है, अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हैं। पहले सोच के, अच्छा एक क्वार्टर पीऊंगा, जब भी कुछ दिन छोड़ने के बाद दोबारा शुरुआत ऐसी ही होती है, एक क्वार्टर पीऊंगा। दो चार दिन एक क्वार्टर पिए, कल भी भाई शेयर कर रहा था, दो चार दिन एक क्वार्टर पिया, फिर अगली स्टेज आ गई, अच्छा आज हाफ पी लेता हूँ। फिर चार छह दिन के बाद में अगली स्टेज, अच्छा आज दोपहर को भी पी लेता हूँ। तो वेल नो स्टेज ऑफ स्प्री। स्प्री भी होता है मजे करना, आनंद लेना। हम यहाँ पे अपने कंटेक्स्ट में स्प्री को कहते हैं बिंज ड्रिंकिंग के साथ कंफ्यूज करते हैं, ये निरंतर पीते रहना। तो वो जो अलग अलग अवस्थाओं से फिर मैं आगे वहीं पहुंच जाता हूँ, हमेशा की तरह लास्ट स्टेज पे वहीं पहुंच जाता हूँ जहाँ फिर कोई कंट्रोल नहीं रहता।
ये सारी चीजें एक तरफ और शराब एक तरफ। और फिर उसके बाद में क्या होता है, जब वो साइकिल खत्म होती है, जब वो चक्र टूटता है, इमर्जिंग रिमोर्सफुल, फिर वही गिल्ट, शेम, पछतावा, अपराध बोध, शर्मिंदगी और पछतावा, क्या कर दिया मैंने। और फिर विद अ फर्म रेजोल्यूशन नॉट टू थिंक अगेन, फिर पक्का इरादा जी, अब कभी नहीं पीऊँ। अब तोड़ाई करा ली, इतनी मार पड़ गई अभी तक, जितने दिन भी कुछ ना कुछ कांड भी कर दिए, घर में भी कलेश हो गए, सब कुछ हो गया, नौकरी पे तलवार लटक गई है, फिर पक्की रेजोल्यूशन, पक्का इरादा, अब कभी नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं। दिस इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर। बार बार यही कहानी दोहराई जाती है, बार बार यही कहानी दोहराई जाती है, हर बार यही होता है। शुरू करता हूँ, फिर उस स्टेज पे पहुंचता हूँ, पिटता हूँ, फिर रोता हूँ, अब कभी नहीं पीऊंगा, लेकिन फिर वही वापस उसी लाइन पे, आफ्टर देयर कम्स टू द डिजायर अगेन, फिर इच्छा के आगे हार जाता हूँ। तो दिस इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर, और ये अंडरलाइन है मेरी किताब में भी लाइन। Unless this person can experience an entire psychic change, there is very little hope of his recovery. ये है वाक्य जो ध्यान देने वाला है, जो मुझे गांठ बांध रही है। Unless this person can experience an entire psychic change, entire, यहाँ वर्ड है, कीवर्ड entire, उसने ये नहीं लिखा some psychic change और little psychic change। entire, entire मतलब पूरा, संपूर्ण, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, 90% या 50% या 30%। साइकिक चेंज, मानसिक बदलाव, यानी कि सोच पूरी की पूरी बदलनी चाहिए। मेरा दिमाग का जो सोचने का तरीका है, जो समझने का तरीका है, सोच और विचार दोनों एंटायर, पूरी तरह से, आगे भी हम पढ़ेंगे ना, हाफ मेजर्स ऑफ एल्डर्स नथिंग, आधे अधूरे प्रयासों से कुछ नहीं हुआ। तो यहीं से वर्ड आगे हाउ इट वर्क्स में भी वो 6 बार अलग अलग रूपों में शब्द को इस्तेमाल किया है पहले पेज पे, यहाँ पे भी वो एंटायर क्या है, इस चीज पे बार बार जोर दिया गया है कि जो भी करना है वो पूरी तरह से करना है। तो एंटायर साइकिक चेंज, पूर्ण मानसिक बदलाव जब तक नहीं होगा, देयर इज वेरी लिटिल होप ऑफ रिकवरी की उम्मीद बहुत ही कम, वेरी लिटिल, मतलब ना के बराबर मान लो, रिकवरी की उम्मीद लगभग ना के बराबर, जब तक कि एंटायर साइकिक चेंज नहीं हो। अब ये रिकवरी की उम्मीद कह रहा है, सोबर होने की उम्मीद नहीं कह रहा, ये भी फर्क समझ रहा है। सोबर तो मैं हो सकता हूँ आधे अधूरे प्रयासों से, बात रिकवरी की हो रही, और रिकवरी के लिए एंटायर साइकिक चेंज है, सोबर तो हो जाऊंगा, बट अगर रिकवरी मुझे चाहिए, उसके लिए मुझे पूरी तरह से अपने आचार विचार सोच पूरी तरह से बदलने होंगे, तभी रिकवरी की कोई उम्मीद है मेरे। तो ये निचोड़ निकला है जी आज की रीडिंग का। आज यहीं रुकते हैं, धन्यवाद। Thank you, Vimal ji. Thank you so much for sharing your experience and hope on this big book, Doctor's Opinion Reading. और अब राजेश भाई, आप कंफर्टेबल हैं तो आप कंटिन्यू करें। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत राजेश जी, और धन्यवाद विनय जी, वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया। इन पैरों में कोई खास तो है नहीं भाई साहब, वो क्या कहते हैं, हिस्ट्री, और मैं अपना इस पे शेयरिंग करूंगा लेकिन बाद में। लेकिन कल हिस्ट्री जो है, या फिर एंटायर साइकिक चेंज के लिए क्या करते थे उस टाइम के लोग, क्योंकि ये 1938 में लिखा था, तो इंटायर साइकिक चेंज के लिए क्या परफॉर्मा इस्तेमाल कर रहे थे। और वो जो कल उन्होंने 2 केसों की बात करी थी, या वो बोला था कि मोस्ट अमेजिंग केस मिले थे इनको, वो एक हैंक पी था, दूसरा फिट्जमायो था, जो इनको टाउन हॉस्पिटल में मिले थे। ये थोड़ा सा
और इंटायर साइकिक चेंज के लिए कल भी इन्होंने बार बार उन चीजों का इस्तेमाल करा। कल भी मॉरल साइकोलॉजी की बात हो रही थी, तो मॉरल साइकोलॉजी के पास के लिए ये लोग जो है वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप के पास गए। ऑक्सफोर्ड ग्रुप क्या क्या था, कौन थे ये लोग? एक आध्यात्मिक मूवमेंट थी, फर्स्ट सेंचुरी की क्रिश्चियनिटी से संबंधित लोग थे। फाउंडर फाउंडर इनका फ्रैंक बुचमैन थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने नाम भी अपना चेंज करा था जब हम लोग इनके साथ जुड़े, यानी कि 1939 के लगभग, 38-39 के लगभग इन्होंने मॉरल रीरामेंट अपना नाम जो है वो इन्होंने कर लिया। अब स्पिरिचुअल अचीवमेंट के लिए ये क्या क्या करवा रहे थे और हम लोग क्यों प्रभावित हुए? अब सबसे बड़ी अल्कोहलिक एनालिसिस में क्या हम लोगों को मिला, जब ये नहीं था, नाम नहीं था हम लोगों के पास, अभी तक नाम नहीं है, डॉक्टर ओपिनियन तक अभी तक हमारे पास नाम नहीं है। रीजनरेशन मेकिंग बाई सरेंडर टू गॉड, पहली काम ये करवाते थे, भाई सब सरेंडर करवाना। दूसरा सेल्फ एग्जामिनेशन। तीसरा कन्फेशन कन्फेशन करवानी। और चौथा, ये अलग अलग तरीके से काम करवा रहे हैं। चौथा रीसेचुएशन, जो हार्म डन कर रहा है या जो बाकी चीजें करी हैं। पांचवा गिविंग विदाउट थॉट और रिवार्ड, ये जो हम फिर करते हैं बार में आजकल करते हैं कि शराबी के पास मैसेज पहुंचाना। और छठा, नो पे फॉर सोल सर्जरी। सेंटेंस भी कितने प्यारे प्यारे हैं कि सोल की सर्जरी के लिए कोई पेमेंट नहीं है भाई साहब, कोई पैसा नहीं ले सकते। और चार एब्सोल्यूट थे इन लोगों के पास। हालांकि अल्कोहलिक एनालिसिस ने इनका पूरा प्रोग्राम नहीं, ये जो ऊपर की 6 चीजें हैं ये इन्होंने उठाई। ये एब्सोल्यूट जो है वो हमने छोड़ दिए। एब्सोल्यूट ऑनेस्टी, एब्सोल्यूट अनसेल्फिशनेस, एब्सोल्यूट प्योरिटी, एब्सोल्यूट लव, ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप के जो 4 चीजें थी वो एब्सोल्यूट को अल्कोहलिक एनालिसिस ने नहीं अपनाया। लेकिन अल्कोहलिक एनालिसिस जो है, 5 जो इनके प्रोसीजर थे उनके ऊपर फिर भी हमारा था। 5 सी थे और 5 प्रोसीजर थे। 5 सी कौन से थे ऑक्सफोर्ड ग्रुप के? कॉन्फिडेंस, कन्फेशन, कन्विक्शन, कन्वर्जन और कंटिन्यू। ये अल्कोहलिक एनालिसिस में आज भी चलते हैं। कॉन्फिडेंस, कन्फेशन, कन्विक्शन, कन्वर्जन और कंटिन्यू, ये 5 सी थे। और 5 प्रोसीजर क्या थे? गिविंग टू गॉड हैंड। दूसरा था लिसन गॉड डायरेक्शन। तीसरा था चेक गाइडेंस। चौथा था रिसैचुएशन। पांचवा था शेयरिंग फॉर विटनेसिंग और कन्फेशन। तो इस प्रकार से ये इस तरीके से। अब ए ने क्या करा? ए ने स्टार्टिंग में 1935 से 1938 तक अपने तरीके से स्टेप को गढ़ा। मतलब एक जैसे होता है ना एक रफ ड्राफ्ट, वो बना लिया। और हम लोग भी इसी तरीके से लगने करना शुरू कर दिया हम लोगों ने कि पहला वन टू अनदर, जिसमें हम शेयरिंग करते थे। और दूसरा होलनेस सोर्ट ऑफ पर्सनल हाउसेज क्लीनिंग था उनका। उसके लिए हम लोग ये जो स्पॉन्सर वाला फैक्ट होता है। चौथा था कन्फेशन, दे कन्फेस समथिंग वाज टू बी डन अबाउट देम, कार्ड द रिसैचुएशन। और इसके साथ हार्म डन आ गया। और चौथी चीज है मेडिटेशन प्रेयर वाली है, जो हम लोगों ने क्वाइट टाइम जिसे ये बोलते थे, उसे हमने मेडिटेशन प्रेयर बना दिया था, जो आज 11वां कदम है हम लोगों का। और पांचवी जो चीज थी वो टीम वर्क। पेंसिल इन हैंड दे रोट बट केम इनटू देयर माइंड, वन डू दिस अलोन बिड वाज द फॉर्मली कॉल्ड टीम वर्क। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने भी अलग अलग तरीके से फिर एक और हम लोगों ने काम करा। मतलब हम लोगों का मतलब इस टाइम के पायनियर अल्कोहलिक एनालिसिस के मेंबर ने फिर इन्होंने स्टेप, ये जो लिक फ्रॉम अल्कोहल, जो पावरलेसनेस आया, फिर इस तरीके से हमने जो है वो स्टेप को 6 कदमों को यहां तक करा था। और 1938 दिसंबर में बेडब्ल्यू ने ये शेयर टेनेट जो थे वो पूरे रूप में इस्तेमाल करे, फिर ये पूरे जो है उसमें लेकर आए। क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरे को ये 2 पैराग्राफ बहुत अच्छे लगते हैं। इस पे मैं शेयरिंग अपनी बाद में करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Rajesh ji, for sharing.